आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में शहरी तरक्याती साल 2025 का करेंगे इफ्तिताह। शहरी तरक्की की कहानी के 20 साल मुकम्मल होने पर एक शानदार तकरीब का किया जाएगा इनेकाद। वज़ीर आज़म अवाम से भी करेंगे खिताब। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन के तहत भारत की सिफारती कार्रवाई जारी। भारत का कुल जमाती वफ्द बैरून मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ कर रहा है अपने गुस्से और यकजहती का इजहार। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज से अमेरिका के 2 रोजा दौरे पर। वो अमेरिकी इंतजामिया के साथ फौजी ताउन, तिजारत और टेक्नोलॉजी के उमूर पर करेंगे बातचीत। मुंबई में मानसून की बारिशों ने पिछले कई सालों का तोड़ा रिकॉर्ड। आज भी महाराष्ट्र समेत जनूबी भारत के कई हिस्सों में शदीद बारिशों का रेड अलर्ट। और तेजस्विनी ने जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में भारत के लिए जीता तलाई तमगा। भारत तमगों की तादाद में 3 तलाई, 4 चांदी और 4 कांसे के तमगों के साथ सरफहरिस्त। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज वज़ीर आज़म गांधीनगर में गुजरात शहरी तरक्की की 20वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे और शहरी तरक्याती साल 2025 का आगाज़ करेंगे। इस मौके पर वो आवाम से खिताब भी करेंगे और इसके अलावा वज़ीर आज़म गुजरात शहरी तरक्की की स्कीम और रियासती क्लीन एयर प्रोग्राम का भी आगाज़ करेंगे। वो शहरी तरक्की, सेहत और पानी की फराहमी से मुतालिक कई मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। पीएम मोदी PMAY के तहत 22,000 से ज़्यादा मकानात भी वफ़ करेंगे। वो गोल्डन जुबली मुख्यमंत्री अर्बन डेवलपमेंट स्कीम के तहत गुजरात के शहरी बल्दियाती इदारों के लिए 3,300 करोड़ रुपए के फंड्स भी जारी करेंगे। गुजरात में शहरी तरक्याती साल 2005 उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई एक बड़ी पहल थी और इसका मकसद मंसूबा बंद इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर नज़्म नक्श और शहरी बाशिंदों के लिए ज़िंदगी के बेहतर मयार के ज़रिए गुजरात के शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाना था। और इससे पहले कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पीएम मोदी जब रोड शो के लिए निकले तो लोग तिरंगा लेकर नारे लगा रहे थे। वज़ीर आज़म ने भी सबकी मुबारकबाद कबूल की। अहमदाबाद के एयरपोर्ट आइकॉनिक रोड पर मां भारती के नारों के साथ मुनक़िद किए गए इस अजीमुल शान रोड शो में अहमदाबाद के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर भारतीय फौज और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अमित शाह आज मुंबई के माधव बाग में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की 150वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे और इसके बाद वो मुंबई यूनिवर्सिटी जाएंगे और मुजाहिद आज़ादी विनायक दामोदर सावरकर के यौम पैदाइश की माँ कबल शाम एक खुसूसी लेक्चर में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह सावरकर सेंटर फॉर स्टडीज़ एंड रिसर्च का भी इफ्तिताह करेंगे। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की सूरत में भारत के गुस्से को देखा। अब हुकूमत की जानिब से सिफारती हमले भी जारी हैं। हुकूमत की तरफ से हर पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट और सिफारतकारों की अलग अलग टीमें तश्कील देकर कुल जमाती वफ्द तैयार किया गया है। भारत का ये वफ्द शिराकतदार ममालिक का दौरा कर रहा है और दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पेश कर रहा है। जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट संजय कुमार झा की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द सिंगापुर पहुंचा। ये वफ्द सिंगापुर के वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, थिंक टैंक्स, एकेडमी, बिजनेस, मीडिया और भारतीय कम्युनिटी के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के कौमी इत्तेफाक राय और इज्तिमाई अज़्म का आगाह कराएगा
और इससे कबल टीम जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल से सिंगापुर के लिए रवाना हुई। जनूबी कोरिया में वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ इसकी तमाम शक्लों में जीरो टॉलरेंस के भारत के उसूल और मजबूत मौक़िफ़ को मजबूती से बयान किया। दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए भारत का 7 कुल जमाती वफ्द अलग अलग शिराकतदार ममालिक का दौरा कर रहा है और इसी सिलसिले में शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में कुल जमाती वफ्द कॉन्गो जमहूरिया के दौरे पर है। इस दौरान वफ्द ने कॉन्गो जमहूरिया की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और इस दौरान भारतीय वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। मुलाकात के दौरान वफ्द को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को दोहराया गया। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा थेरेसा ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की हिमायत की। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हमारे मुख्तलिफ वफूद मुख्तलिफ ममालिक पहुँच रहे हैं और इससे पहले हमने मुत्तहदा अरब अमारात के तमाम मौज़ज़ीन और वुज़रा से मुलाकात की और भारत को वहाँ अच्छी हिमायत मिली। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके पहले हम यूएई में थे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग डेलीगेशंस अलग अलग देश में पहुंच रहे हैं। इसके पहले हम यूएई के सभी डिग्निटरीज को, मिनिस्टर्स को, सरकार को वहाँ पर मिले और एक अच्छा रिस्पांस भारत को वहाँ पर मिला है और जो हमारा मैसेज है ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, उसको भी अच्छी तरीके से अप्रिशिएट करने का काम यूएई ने किया है। पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड उन्होंने किया है। भारत के साथ खड़ा रहने का उन्होंने हमेशा इतने सालों तक भारत के साथ ही, आगे भी भारत के साथ वो जोरों से खड़े रहेंगे। और इसके साथ ही बीजेपी रुकन पार्लियामेंट एस अहूवालिया ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कॉन्गो पूरी ताकत के साथ भारत के साथ खड़ा है और हम भी उसके साथ खड़े हैं। जब 1962 में सबसे पहला मिशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का भारत में खुला, दिल्ली में, और हम पिछले दिनों में, पिछले दशकों में भी हम इनके साथ खड़े थे, आज भी साथ खड़े हैं। और यही कारण है जब हम अपनी बात रख रहे हैं तो ये लोग भी हमें वचनबद्ध होकर कह रहे हैं कि हम आपके साथ भी कल भी थे, आज भी हैं, परसों भी रहेंगे। और कांग्रेस एमपी शशि थरूर की क़यादत में कुल जमाती वफ्द ने जो ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत गुयाना गया था, गुयाना के सदर मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। डीएमके पार्टी की एमपी कनिमोजी की क़यादत में कुल जमाती वफ्द ने स्लोवेनिया में जुबलीजाना में भारतीय बाशिंदों से बातचीत की। क़ब्ल वफ्द ने बाबरा स्लोवेनिया की वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय उमूर की सेक्रेटरी जनरल के साथ भी मुलाकात की। वहीं सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री आज से 29 मई 2025 तक वाशिंगटन डीसी अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अमेरिकी इंतज़ामिया के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। वो अमेरिका इंतज़ामिया के साथ फ़ौजी ताउन, तिजारत और टेक्नोलॉजी के उमूर पर बातचीत करेंगे। ये दौरा फरवरी 2025 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे का एक फॉलो अप है। इस दौरे के दौरान भारत और अमेरिका ने मिलकर इंडिया यूएस कॉम्पैक्ट पहल का आगाज़ किया, जो 21वीं सदी में दो तरफा शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने की तरफ एक अहम कदम है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पीर को मरकजी हुकूमत गुवाहाटी कोर्ट के 3 जजों के नामों की सिफारिश की है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा। ये सिफारिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की सरबराही वाले कॉलेजियम ने की है। सुप्रीम कोर्ट में तरक्की के लिए कॉलेजियम ने जिन 3 जजों की सिफारिश की है, उनमें कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस NV अंजारिया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और मुंबई हाई कोर्ट के जज जस्टिस AS चंदूरकर शामिल हैं।
काबिल जिक्र बात यह है कि साबिक चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओका और बेला त्रिवेदी के हालिया रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 31 जज हैं, जो इसकी मंजूर शुदा 34 जजों की तादाद से 3 कम है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पीर को अपनी मीटिंग में 5 हाई कोर्ट में जजों की चीफ जस्टिस के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वैभव बकरू को कर्नाटक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस आशुतोष कुमार को गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और पटना हाई कोर्ट के ही जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को पटना हाई कोर्ट का ही चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। पद्म अवार्ड्स की तकसीम का दूसरा मरहला आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पद्म अवार्ड जीतने वालों को एजाज से नवाजेंगी। आज 68 पद्म जीतने वालों को एजाज से नवाजा जाएगा और इस साल 139 अफराद को पद्म अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया गया था। अवार्ड्स तकसीम करने की तकरीब 2 मरहलों में मुनक्किद की जा रही है। पहले मरहले में 28 अप्रैल को 71 शख्सियात को एजाज से नवाजा गया और बाकी 68 पद्म अवार्ड्स हासिल करने वालों को आज दूसरे मरहले में इससे नवाजा जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पीर को राष्ट्रपति भवन में 18 फनकारों को एजाज से नवाजा और 12 फनकारों को बिहार की मधुबनी पेंटिंग के लिए, जबकि 6 फनकारों को मध्य प्रदेश के गोंड आर्ट के लिए एजाज से नवाजा गया। सदर ममलिकत ने अवार्ड हासिल करने के बाद ये फनकार पुरजोश नजर आए और हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने इन फनकारों से बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 18 कलाकारों को सम्मानित किया। नंद कुथिया श्याम हमारे साथ हैं। हम गोंड पेंटिंग बनाते हैं। हमारी परंपरा जो हमारे देवता देवी होते हैं, परंपरा हमारी पेंटिंग नहीं है। हमारी पेंटिंग शुरुआत हमारे पति ने किया है और हम गांव के कल्चर जो होती है, हम पहले कैसे रहते थे गांव में, कैसे हम गाय बैलों से गहाई करके अनाज को घर में लेके आते थे, हमारे रहन है सहन है, कैसे महुआ के पेड़ रहते थे, महुआ के फूल को हम देवी देवता के हम पूजा करते हैं, तो उसके महुआ के पेड़ के फूल के हम एक वो बनाते हैं, दारू बनाते हैं, उसको चढ़ाते हैं। इसलिए हम महुआ के पेड़ को भी बहुत इज्जत और उसके हमारे पेंटिंग में हम दिखाते हैं। दिलीप श्याम को भी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। मैं गोंड चित्रकार हूँ। मेरे जो गुरु हैं स्वर्गीय जनगण सिंह श्याम में जो मेरे चाचा हैं, उनसे मैंने सीखा है और मुझे काम करते हुए अभी 30 साल हो गए हैं। तो मैं जो यहाँ पे आया हूँ राष्ट्रपति भवन में, तो मुझे आने के बाद यहाँ पे पेंटिंग बनाने के बोले तो बहुत अच्छी तरीके से मुझे यहाँ पे जो सारे चीज़ देखने को मिला और पेंटिंग भी बनाए। तो हमारे जो आर्ट है उसमें हम लोग हमारी संस्कृति, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हम लोग कैसे देवी देवताओं से कैसे उनकी पूजा करते हैं और फिर हमारा जो कल्चर है वो सारा कुछ हम अपने पेंटिंग में दिखाते हैं। आज जो मुझे राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया, मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुश हूँ मैं। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में कई सारे गांव हैं जिसको मिथिला से जाना जाता है। ये पेंटिंग वहीं से है। हम लोग यहाँ आए हैं। मधुबनी पेंटिंग में मेन थीम होता है कोबर का। वही कोबर का थीम लेकर के हम लोग 10 लोग इतना बड़ा पेंटिंग बनाए हैं, 36 मीटर है। राष्ट्रपति से पुरस्कार पाकर ये 18 कलाकार काफ़ी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और लालू यादव के बड़े बेटे के जाती ताल्लुकात की सियासी बहस ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। आरजेडी और लालू के खानदान ने खुद को तेज प्रताप से दूर कर लिया है, लेकिन तेज प्रताप की अहलिया ऐश्वर्या ने लालू के खानदान पर सख्त हमला किया है और कहा है कि उनके समाजी इंसाफ का क्या होगा। लालू के खानदान ने मिलकर उनके साथ धोखा किया है और इसी दरमियान जेडीयू और बीजेपी ने भी लालू खानदान पर अखलाकियात खत्म होने का इल्जाम लगाया। तो आरजेडी दिफाई पोजीशन में नजर आ रही है। आने वाले असेंबली इंतखाबात में ये मसला लालू खानदान की मुश्किलात में इजाफा करता नजर आ रहा है। ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? क्या नुकसान होगा ये अपना निर्णय वो खुद ले। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं,
उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। उसके साथ जब जुर्म हो रहा था तो इनका ट्वीट खामोश था। आज आप आईवास कर रहे हैं। बिहार की सियासत में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की एक फेसबुक पोस्ट ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। अपनी जाती जिंदगी के बारे में पोस्ट में किए गए इंकशाफात के बाद लालू यादव ने उन्हें फौरन पार्टी और खानदान से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब इस मामले पर सियासत गर्म है। मामले को लेकर जारहाना बीजेपी ने लालू खानदान पर तमाम वकार और अखलाकियात को तर्क करने का इल्जाम लगाया। राजनीति में लोक लज्जा बहुत इम्पोर्टेंट है और राजनेताओं को विशेष तौर पर इस पर ध्यान रखना है। जो व्यक्ति अपनी पार्टी को एक ना रख पाया, अभी पार्टी टूटने की कगार पर है, और जो अपने परिवार को एक ना रख पाए वो प्रदेश को कहाँ एक रख पाएंगे। और देखिए, दरअसल जब भी कोई पार्टी, उसका केंद्र बिंदु केवल एक परिवार का सदस्य होता है, जैसे लालू जी की अपेक्षा है, लालू जी की आकांक्षा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, उनको यादव समाज से कोई मतलब नहीं है। जेडीयू भी तेज प्रताप यादव के मामले पर लालू प्रसाद यादव को घेर रही है और इस पूरे मामले को महज लफ्जों की बाजीगरी करार दे रही है। तेज प्रताप यादव माननीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं और अनुशासनहीनता उन्होंने पहली बार नहीं किया, लेकिन ये चुनावी समर जब आने वाला है तो माननीय लालू प्रसाद जी को दारोगा प्रसाद राय, जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिनका सम्मान है, उनकी पोती जो मिरांडा हाउस में पढ़ी ऐश्वर्या राय, उसके साथ जब जुर्म हो रहा था तो इनका ट्वीट खामोश था। आज आप आईवास कर रहे हैं। इस दौरान तेज प्रताप यादव की अहलिया ऐश्वर्या राय ने पार्टी से उनके बेदखली को महज रस्मी करार देते हुए कहा कि इससे उनके साथ इंसाफ कैसे होगा। ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों। अभी इनका सामाजिक न्याय भाग्य है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। तो कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। सियासत पर भारी पड़े उनके बड़े बेटे के जाती रिश्ते ने लालू प्रसाद यादव की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। तो वहीं एक इल्जाम ये भी है कि पार्टी की रुकनियत मंसूख न करके और सिर्फ बेदखल करके लालू आम लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, जो सिर्फ सियासत से मुतासिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मानसून की, जहां मानसून वस्ती बहिरा अरब के कुछ हिस्सों समेत पीर को वस्ती महाराष्ट्र में पहुंच गया, जिसके बाद रियासत के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने वस्ती महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें आज भी शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। मानसून की आमद के साथ ही मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश ने मालियाती दारुल हुकूमत मुंबई को मुकम्मल तौर पर ठप करके रख दिया है। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा है। बारिश के साथ ही आंधी उतनी तेज थी कि मकामात पर सड़कों पर दरख्त गिर गए। खराब मौसम को देखकर सब वहीं रुक गए। माहिरीन मौसमियात का ख्याल है कि मुंबई में कई सालों के बाद मई के महीने में इतनी बारिश हुई है। उधर गुजरात के सूरत में भी रात के वक्त मूसलाधार बारिश हुई। CISF की सब इंस्पेक्टर गीता समोता दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली पहली CISF एहलकार बन गई हैं। गीता समोता 19 मई 2025 को 8,849 मीटर की बुलंदी पर पहुंची। ये कामयाबी भारतीय खवातीन और CISF के लिए संगे मील है। गीता समोता का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना उनके 7 चोटियों के ख्वाबों में से एक था, जिसका आगाज उन्होंने 2019 में किया।
2021 और 2022 के दरमियान उन्होंने इस चैलेंज के हिस्से के तौर पर 4 बड़ी चोटियों को कामयाबी के साथ सर किया और ये कारनामा हासिल करने वाली तेज तरीन भारतीय खातून होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। मुकेश शुक्ला जो हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने इस अजीम कामयाबी पर गीता समोता से खास बातचीत की है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये हौसलों की उड़ान हमारी परी हमारे सामने है, CISF को रिप्रेजेंट करती हैं। कितना बड़ा टास्क था और जिसको आपने क्लाइंब किया, और कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है कि पहली महिला आप बनी है CISF की वहाँ तक पहुँचने वाली। जी, थैंक यू सो मच। ये अपने आप में एक बहुत ही गौरव का पल है कि CISF के इतिहास में पहली बार CISF का ध्वज विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो लोग सिर्फ सोचते ही हैं, वहाँ पे गया है। बहुत ही गौरव का पल है ये हमारे लिए। पहले अगर कुछ नाम जोड़ा जाए जो आप कह रही हैं, बिछेंद्री पाल से ले करके और तमाम महिलाएं उसमें आई, और उस फहरिस्त में आपका भी नाम है। आगे की जो उड़ान होगी उसको कैसे देखेंगे? आगे के लिए जो टास्क होंगे उनको कैसे पूरा करेंगे? पहले रिसोर्सेज बहुत कम थे। मुझे लगता है बिछेंद्री पाल मैडम के टाइम पे उन्होंने तो बहुत ही स्ट्रगल किया होगा, क्योंकि आज तो हमारे पास इक्विपमेंट्स भी बहुत ही एडवांस हैं, सारा कुछ है, लेकिन उनके टाइम पे तो बहुत टफ रहा होगा। और आगे की उड़ान के बारे में है कि जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो मौका मिलेगा, जो टास्क दिया जाएगा, वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने पूरे डेडिकेशन के साथ मैं करूं। आपकी सक्सेस के बाद एक पूरी यूनिट यहाँ पर इन्फॉर्म हो रही है और बनाई जा रही है। शायद उन लोगों के लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। आपके ही सुपरविजन में, ऑब्जर्वेशन में वो लोग आगे जाएंगे। 2026 में CISF अपना एक पूरा टीम एवरेस्ट भेजने की बात कर रहा है, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये बहुत ही गौरव का पल होगा। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि 2026 में हम फिर से CISF का झंडा विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे लहराएंगे। और उसके लिए हमें जो भी ज़रूरी ट्रेनिंग होगी वो सारा, हम अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, पूरा साल भर का टाइम है, तो हम लोग पूरे अच्छे से करेंगे। आपने एक नई यहाँ पर एक मिसाल पेश की है कि अब माउंट एवरेस्ट चढ़ना बिल्कुल आसान हो गया। जैसा आपने कहा कि कितनी बड़ी चोटी है, अगर आपके पहले से बेटर हो गया, क्योंकि पहले तो बिना इक्विपमेंट्स के, और इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा लाइक एडवांस नहीं होते थे। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और CISF में तो लड़कियां पहले ही बहुत आगे है। CISF में हमारी एक अलग से यूनिट है जो कि अभी फॉर्म की जा रही है सिर्फ वुमेन के लिए, तो हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है CISF में। कैमरामैन आलोक के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट ने अपने सूबे पंजाब में हुक्काम को तेज़ी से फैलते भीख मांगने वाले माफिया को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी है। अदालत ने सूबे में भीख मांगने पर काबू पाने में नाकाम रहने पर सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। अदालत ने कहा कि सूबाई पंजाब में भीख मांगने की रोकथाम के लिए पहले से कवानीन मौजूद हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत के महकमे अदालती हुक्काम पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे हैं। सूबाई हुकूमत के काबीना डिवीज़न ने हाल ही में भीख मांगने को ख़त्म करने के कानून की मंजूरी दे दी है, जिससे अब भीख मांगना सूबाई पंजाब में नाकाबिले ज़मानत जुर्म बन गया है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालें तो आपको बता दें कि वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर की वजाहत सामने आई है। हिंद और पाकिस्तान की कशीदगी ख़त्म करने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। उन्होंने एक बार फिर से इस बात को वाज़ेह कर दिया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर उन्होंने एक बार फिर से बोलते हुए कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया कशीदगी ख़त्म करने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जंगबंदी का ऐलान दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान बातचीत के बाद ही किया गया था। आगे की खबर जान लेते हैं। वाज़ेह रहे कि जिस तरह से कोरोना के मामले एक बार फिर से मुल्क भर में फैलते हुए नजर आ रहे हैं, उसी के हवाले से सुर्खी भी इसमें शाया हुई है। बता दें आपको कि मुल्क में कोरोना के मामले 1000 से मुतजाविज़ कर गए हैं और कई रियासतों को इससे मोहतात रहने के अहकामात और हिदायतें भी जारी की गई हैं। आगे बढ़ते हैं कि मौसम का इस वक्त महीना चल रहा है मानसून का, जहां देख रहे हैं कि जगह जगह
तेज़ बारिशें, आंधी तूफान, बिजली गरज, चमक, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। वहीं मुंबई में इस वक्त हालात बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई है। आमदोरफ्त में परेशानी हो रही है और कई मेट्रो स्टेशंस तक भी पानी अंदर तक घुस गया है। यहाँ तक कि मुंबई की जो लाइफलाइन कही जा सकती है ट्रेन, उसका सफ़र भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतासर होता हुआ नज़र आ रहा है। बैनुल-अक़वामी सफ़े से जो हमने ख़बरें ली हैं वो भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका की तरफ से पुतिन की ज़बरदस्त मज़म्मत की गई है और यूक्रेन पर मॉस्को के अब तक के सबसे बड़े फ़िज़ाई हमलों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से खुश नहीं है। एक गैर मामूली सरजनिश पर ट्रंप ने कहा है कि आखिर उन्हें क्या हो गया है और वो बहुत से लोगों को मार रहे हैं। बाद में उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि पुतिन मुकम्मल तौर पर पागल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़ीद बैनुल-अक़वामी ख़बरें भी यहाँ पर हमने ली हैं, जहाँ गज़ा पर इजराइल का वहशियाना हमला लगातार जारी है। कई फ़िलिस्तीनी हर रोज़ यहाँ पर हलाक हो रहे हैं। लड़ाई 2 माह जारी रहेगी। फ़ौज का हदफ है कि 75% गज़ा पर कंट्रोल हासिल करना। इजरायली मीडिया में ये बातें और ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।